নমস্কার, নিউজ টুডে ইন্ডিয়া আপনাদের স্বাগত। আমি জব্বার আলী। প্রথমতই এর আগে আজকে যে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার লাইভ ছিল তাতে একটি আমাদের অনিচ্ছাকৃত ভুল হয়েছে, তার জন্য আমরা মার্জনা চাইছি। সেটি হচ্ছে যে আমরা অনিরুদ্ধ বলছিলাম, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার নাম হচ্ছে ধ্রুবজ্যোতি মজুমদার। নামটি একটু আমাদের লাইভে বলার সময় একটু সংশোধন করে দেবেন প্লিজ। বিশেষ করে আমার পার্ট থেকে আমি হচ্ছে নিউজ টুডে ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে মার্জনা চাইছি। আমরা আমাদের আজকের দ্বিতীয় যে লাইভ শুরু করতে চলেছি এটা আমরা हिंदी करब। सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आज इंटरनेशनल यूथ डे है। युवा पीढ़ी जो है ये समाज के बहुत ही एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट एक पार्ट होता है, और साथ ही साथ ये यूथ में जब पहुंचते हैं तो उससे पहले उनको अपने ज़िंदगी का कुछ पहलू से दौड़ना पड़ता है। जैसे कि आप जानते हैं कि चाइल्डहुड से लेकर के उसके बाद एडोलेसेंस, और एडोलेसेंस से लेकर स्टूडेंट लाइफ, और उसके बाद वो यूथ में चले जाते हैं। जहाँ से हम शुरू करेंगे, आज मेरे साथ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामपुर के जाने माने तो पहचाने ही हैं, और साथ ही साथ एक यूथ जनरेशन का कह सकते हैं गाइड करने वाला टीचर इजहार अनवर भाई, जो कि पाचुरो से हाई स्कूल के टीचर हैं। सबसे पहले तो न्यूज़ टुडे इंडिया में अच्छा, और साथ ही साथ आपको बता दें कि इजहार भाई एक टीचर होने के नाते काउंसलिंग भी करते हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। सबसे पहला अहम सवाल हम जो शुरू करेंगे, 2021 ये साल आप जैसे जानते हैं कि तकरीबन एक साल से भी ज़्यादा टाइम, 1.5 साल कह सकते हैं, हम लोग ऑलमोस्ट कोरोना पेंडेमिक या एपिडेमिक से पूरा वर्ल्ड के साथ हिंदुस्तान और ख़ास करके हमारे बंगाल भी जूझ रहा है। तो इस समय सरकार की तरफ से कुछ अहम डिसीशंस लेना पड़ा, जो कि ऐसा है कि कुछ आदमियों को पसंद आया और कुछ को नापसंद भी आया। सबसे पहला अहम तो एक बात है कि जो तालिबे इल्म है, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए माध्यमिक और हायर सेकेंडरी जो एग्ज़ाम नहीं लेके ही उन लोगों का रिज़ल्ट एक क्राइटेरिया या फिर कहिए कि एक ओपिनियन लेकर के और साथ ही साथ कुछ सिस्टम के ज़रिए किया गया, और इससे बहुत सारे तालिबे इल्म स्टूडेंट जो है वो लोग कुछ खुश हुए, कुछ नाखुश भी हुए, और इसका नज़ारा हमारे पूरा उत्तर दिनाजपुर ज़िला में कहिए या पश्चिम बंगाल में देखने को पड़ा कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नाखुश होकर कहें कि हम इस रिजल्ट से खुश नहीं है, ये सिस्टम ठीक नहीं है। तो सबसे पहले इसमें आप क्या टिप्पणी कहेंगे और क्या कहेंगे खास करके माध्यमिक और उच्च माध्यमिक 2021 में? सबसे पहले मैं तो न्यूज़ टुडे इंडिया का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज इंटरनेशनल यूथ डे के दिन मुझे उस टॉपिक पे बोलने का मौका दिया जिसका ताल्लुक यूथ के साथ ही है। न्यू जनरेशन, स्टूडेंट्स, इस पर भी बातें करेंगे हम लोग। उससे पहले थोड़ी सी बात मैं करूं कि इंटरनेशनल यूथ डे 1999 से ये लगातार मनाया जा रहा है हर साल 12 अगस्त को। ये असल में एक पार्लियामेंट था लिस्बन में 8 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक 1998 में। उसी वक्त इंटरनेशनल यूथ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था, यूथ पार्लियामेंट के लिए, और ये माना गया था कि यूथ ही एक ऐसी एनर्जी है कि दुनिया को बदल सकता है। ये इसके सामने ख्वाब होता है, इसके सामने एक एनर्जी होता है, और इसको गाइड करके कहीं भी पहुंचा जा सकता है। उस साल से ये डिसाइड हुआ था कि हर साल 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाएंगे, और हर साल मनाया जाता है। सेमिनार होता है, बट हार्ड लक इस बार जो है पेंडेमिक होने की वजह से वेबिनार किया जा रहा है, और आपका यूएन इसको मनाता है। यूएन का जो जनरल सेक्रेटरी है एंटोनियो गुटेरस, उसने अपना एक मैसेज भी दिया है आज, और उसने इनोवेटर कहा, यूथ इनोवेटर्स आर द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, ये उसने टर्म इस्तेमाल किया। हम लोग इस बात से खुश है वाकई इंटरनेशनल लेवल पे यूथ जो है एक हमारा फ्यूचर है, फ्यूचर को डिसाइड करने का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर नेशनल लेवल पे कहें तो आज पिछले 10 सालों से ये देखा जा रहा है हिंदुस्तान को यंग कंट्री आज कहा जा सकता है, बिकॉज मोर देन 60% पॉपुलेशन इज यूथ से बिलोंग करता है, और इसको यंग जनरेशन और दुनिया को मुकाबला करने के लिए बेहतरीन जरिया है। बट द कंडीशन इज अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, इसकी एनर्जी को अगर चैनलाइज किया जाए, एनर्जी इज देयर विद द यूथ, पूरे कंट्री में है, ये हम लोग देख रहे हैं। आप देखेंगे कि ब्रेन ड्रेन जो प्रॉब्लम हमारे हिंदुस्तान का है कि हमारे पास टॉप क्लास का, नॉट नेशनल बट इंटरनेशनली टॉप क्लास इंजीनियर्स होते हैं, उसको हमारा कंट्री पे जब नहीं कर पाता तो अमेरिका चला जाता है। तो हमारा जो एसेट है, हमारा जो ज्वेल है, उसका इस्तेमाल कौन कर, अमेरिका कर रहा है, और उसके वहाँ जा काम करके उसका नाम कर रहा है। तो हमको इनको रोकना पड़ेगा, इस एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नो डाउट पिछले 1.5 ईयर से हम लोग जूझ रहे हैं, तो मतलब हम लोग अकेला नहीं जूझ रहे हैं, इसके लिए ग्लोबली पूरा दुनिया जूझ रहा है, पूरा दुनिया इसका फेस कर रहा है। जिस तरह दुनिया फेस कर रही है हमको फेस करना पड़ेगा, और ये रियलिटी ऑफ लाइफ है, कैलामिटीज रियलिटी ऑफ लाइफ है, उसके लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। और यूथ के लिए सामने पहला एक अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम था,
बट ये और बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 2030 तक करीब करीब अगर 600 मिलियन अगर एम्प्लॉयमेंट तैयार नहीं किया गया तो बहुत ज़्यादा यूथ और बेकार हो जाएंगे। जैसे प्राइवेट सेक्टर से वो क्या करे बेचारा, अपने सेक्टर को चलाए या इसको जनरेशन को चलाए। गवर्नमेंट सेक्टर से बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, अगरचे वो चला रहा है, प्राइवेट सेक्टर्स करीब करीब बंद हो रहे हैं, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। इसके लिए सरकार को थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो ये जो यंग जनरेशन है ये तो एक पानी की तरह है, जिस तरफ बहाएंगे उस तरफ बहेगा, ये कंट्रोल में नहीं रहता। इसको कंट्रोल करना गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी है, साथ साथ हम समाज वालों की भी जिम्मेदारी, लाइक वी आर द टीचर्स, हम इसको चैनलाइज करें, उसके माइंड को डाइवर्ट करें, उसको समझाएं कि व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड व्हाट इज योर स्ट्रेंथ। अपनी स्ट्रेंथ को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर उसका इस्तेमाल करो और आगे बढ़ो। और इसके लिए मैं एक ही मंत्रा सबको देता हूं, मैं काउंसलिंग भी करता हूं यूथ का, तो मैं एक मंत्रा देता हूं कि सिर्फ 3 ही तरीका है अपनी जिंदगी में कामयाबी पाने का, और वो है हार्ड वर्क, सेकेंड इज हार्ड वर्क एंड द ओनली हार्ड वर्क। इसका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। एक बहुत मशहूर कहावत है, ऑनेस्ट लेबर ऑलवेज पेज। अगर आपने मेहनत किया है लगातार ईमानदारी के साथ तो ये पे करता है। अब हमको थोड़ी सी बात करनी चाहिए कि आज का जो पेंडेमिक सिचुएशन में इस यूथ के सामने एक बहुत बड़ा मसला आया एग्जाम को लेकर। ये से हम लोग आज बात करेंगे, हम अगर इन्फोसिस दे आज सीरीज का माध्यमिक और हायर सेकेंडरी का वेस्ट बंगाल को लेकर, तो शायद ये पूरा नहीं हो पाएगा। ये नेशनली हर स्टेट को ऐसा करना पड़ा है कि एग्जाम नहीं लेकर एक किसी यार्ड स्टिक बनाकर रिजल्ट देना पड़ा है। इवन CBSE, ICSE एंड अदर बोर्ड्स ऑल्सो, इवन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, सबको ऐसा करना पड़ा है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट को भी करना पड़ा है। चूंकि पेंडेमिक में मसला ये था कि अगर हम एग्जाम लेते हैं, सारे बच्चों को एक साथ लाते हैं, तो उस हालत में हमारे बच्चे क्या अपने आप को कंट्रोल में रख पाएंगे? क्या पेंडेमिक अगर एक बच्चा कहीं पर अगर कोई ये हो जाता, इफेक्टेड हो जाता या हो जाए अगर, तो इसकी जिम्मेदारी पर सरकार पाएगी। गरचे जब ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट डिसीजन ले रही थी कि हम एग्जाम नहीं लेंगे, यूं ही रिजल्ट करेंगे, तब लेकिन सरकार ने ये नहीं बताया था कि किस तरह एग्जाम लेंगे। उसके बाद भी ये अनाउंस कर दिया था कि हम एग्जाम नहीं लेंगे, रिजल्ट यूं ही देंगे। किस तरह देंगे ये अनाउंसमेंट उस वक्त नहीं हुआ था, बाद में हुआ, और ये भी अनाउंस करते एक हफ्ते बाद हम बताएंगे। तो उस वक्त बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी आए थे, लेकिन सरकार ने उससे पहले थ्रू मेल मैसेज मांगा था, सजेशन मांगा था। उस पर मैंने भी एक सजेशन दिया था माध्यमिक के लिए। मेरा सजेशन ये था, घर से वो अप्लीकेबल नहीं हुआ, बट मैं फिर ये बोलूं कि मेरा सजेशन ये था कि स्कूल के पास ही सेंटर रहे और स्कूल अपने तौर पे एक बेंच में एक बच्चा को बिठाकर अगर एग्जाम ले सके तो लिया जा सकता है। और वो एग्जाम सिर्फ ये हो कि ऑब्जेक्टिव ओनली 50 क्वेश्चन 50 मिनट में या 15 मिनट में करके निकल जाए, बच्चा आए और देके चले जाए। अब ये सक्सेसफुल था नहीं था वो अलग बात है, बट मेरा ये सजेशन था। और अगर हर स्कूल में अपने अपने तौर पे अगर एग्जाम देना पड़ता, कहीं सेंटर ना होता, अगर स्कूल ही होता, इस तरह लिया सकता, 50 क्वेश्चन 15 मिनट में किया जा सकता है। ये मेरा सजेशन था। बट खैर बहुत सारे सजेशन आए होंगे, इन मिलियंस आया होगा, तो सजेशन ये हुआ कि एग्जाम नहीं लिया जाएगा, क्राइटेरिया बनाया जाएगा। अब हम लोग क्राइटेरिया पे आते हैं कि बाद में क्राइटेरिया क्या अनाउंस हुआ, इस पर थोड़ा सा जबर भाई थोड़ा सा हम लोग को बात करनी चाहिए थी पहले भी, क्योंकि टीचर्स तो समझते हैं एंड 10 to 20% टीचर भी नहीं समझते और आम पब्लिक नहीं समझते कि रिजल्ट हुआ कैसे। यहाँ जानने की जरूरत है। हम लोग पहले टेकअप करते हैं माध्यमिक के रूल्स को। यहाँ जो अप्लाई किया माध्यमिक ऐसा था कि जब क्लास 2019 में जो बच्चा क्लास 9 में था वो इस बार माध्यमिक दिया है। तो सरकार ने ये किया कि 2019 में 9 क्लास का जो मार्क्स था उसका, वो जो 9 से पास होकर 10 में गया था, वो मार्क्स बोर्ड को भेजा जाए। सब स्कूल ने भेजा, उसके पास रिकॉर्ड रहता है, एक टेबुलेशन शीट रहता है, टेबुलेशन कॉपी भी रहता है, उसको अपलोड किया। और गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़े तो हम उसको आपको सीख भी कर सकते हैं, आपको मांग सकते हैं ओरिजिनल कॉपी। तो खैर हर स्कूल तैयार भी था, हम भी स्कूल से बिलोंग करते हैं, हम भी तैयार थे। और सेकंड क्राइटेरिया ये था कि माध्यमिक में 2 तरह का एग्जाम होता है, एक तो माध्यमिक एग्जाम होता है, दूसरा ये होता है कि फॉर्मेटिव एग्जाम होता है। फॉर्मेटिव 3 हम लेते हैं साल में, उस 3 के ऊपर बेस करके हर किसी में 10 मार्क्स में आउट ऑफ 10 हम कभी 7 कभी 8, किसी में 10 किसी में 8 किसी में 10 आउट ऑफ 10 भी देते हैं, जो बहुत अच्छा बच्चा जो बहुत अच्छा लिखता है। ये वन टाइप ऑफ प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट है। तो तीनों का मार्क्स हम लोग मिला के जोड़ते हैं, फिर 3 से डिवाइड करके जो मार्क्स उसका निकलता है उसको बोर्ड को भेजा जाता है, एवरेज मार्क्स भेजा जाता है। तो उस तरह से मार्क्स यूं होता है आमतौर से, जो हमने देखा है कई सालों से, कि किसी बच्चे का जो बहुत वीक स्टूडेंट है वो रिटन में अगर मान ले कि बहुत कम खराब भी करता है, बट कुछ बच्चे इसमें अपने आर्टिस्टिक वे पे बहुत अच्छे होते हैं, तो वो लोग ये है कि वे 60-70% मार्क्स भी स्कोर
कर लेते हैं, 80% मार्क्स स्कोर कर लेते हैं। कुछ बच्चे तो 10 में 10 कर लेते हैं अपना प्रोजेक्ट वर्क पे। मान ले उसको कोई ऐसे, मान ले हम इंग्लिश पढ़ाते हैं, हमने किसी पे भाई किसी ग्रामेटिकल कोई टॉपिक दिया उसको, उस पर भाई वर्कआउट करके ला, वो लाता है। और हमने देखा है कभी कभी इतना अच्छा करके लाता है कि हम खुद सरप्राइज हो जाते हैं कि भाई ये एक वे आउट हो सकता है पढ़ाने का, ऐसा मिल जाता है। तो ऐसे बच्चों को हम लोग 10 आउट ऑफ 10 देते हैं। तो यूनिक होता है, वो यूनिक होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। कुछ बच्चों, कुछ बच्चे ऐसे हमको मिलते हैं। तो वो जो मार्क्स जाता गया था, ये मार्क्स करीब करीब आपका दिसंबर से पहले चला गया था। अच्छा। दिसंबर तक हमारा ये मार्क्स वो जा चुका होता है। तो वो मार्क्स हमने दे दिया था और 9 क्लास का मार्क्स हमने अभी भेजा। इस दोनों का 9 क्लास का मार्क्स का 50% और वो मार्क्स जो गया उसका 50% जोड़कर उसका स्कोर हुआ। यहाँ एक सवाल है कि इतना कम कैसे हो सकता है, जैसा कि जितना मार्क्स उसको फॉर्मेटिव में मिला था मल्टीप्लाइड बाई 10। लाइक किसी को अगर 7 मिला होगा तो 7 इंटू 10 इसका मतलब 70 का 50% उसको 35 मिलेगा। किसी को अगर 8 मार्क्स मिला होगा तो इंटू 10 मतलब 80, उसका 50% उसको 40 मिलेगा। या किसी को 10 आउट ऑफ 10 मिला होगा तो उसको 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100, 50% मतलब 50 मार्क्स। तो 50 मार्क्स उसको वहां से मिला। और सपोज 9 क्लास में उसको अगर मान ले इंग्लिश का सब्जेक्ट मान लेते हैं, तो 9 क्लास में किसी को 10 आउट ऑफ 10 मिला है तो वहां उसको 50 मिल गया। और 9 क्लास में उसको मिला था सपोज 40 मार्क्स। उस 40 का हाफ जब करते हैं तो वो हो जाता है 20। तो उस 20 को 50 से जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली वो 70 होता है। तो अब यहाँ पे ये सवाल आया है बहुतों के साथ, हम अभी अच्छे से बाद में आते हैं। बहुतों के सामने ये आया है कि भाई हमारा नंबर कम हो गया, किसी को लगा कि हमारा नंबर ज्यादा हो गया। जब अर्लियर मार्क्स पे बेस करेंगे तो थोड़ा सा कम वो बेस होगा। क्योंकि मान ली एक बच्चा 9 में जो था तो 9 से 10 में तैयारी किया, अगर वो एग्जाम दिया हो तो थोड़ा और अच्छा करता। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि भाई जो ओरल का मार्क्स गया, हमारा ओरल तो नहीं बल्कि समेटिव फॉर्मेटिव का मार्क्स जो गया, तो जितना मार्क्स उसको वहां पे मिला लिख करके उतना मार्क्स नहीं मिल सकता था। तो लाइक अगर 40 मिला, 80 मिला है तो 80 में 40 मिल गया उसको वहां पे, तो 80 में 80 उसको नहीं मिल पाता। हो सकता है कि उसको 60 मिलता, 50 मिलता, बट यहाँ पे 80 पे स्कोर हो रहा है उसका। तो कुछ बच्चों को फायदा हुआ है और कुछ बच्चों को ऐसा भी हुआ कि भाई उस वक्त हमने 80 दिया था बट मध्यमी में अच्छा करता वो, तो उसको लॉस हुआ है। तो कुछ बच्चों को लॉस हुआ, कुछ बच्चों को अच्छा हुआ, लेकिन गवर्नमेंट का डिसीजन था वो हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वे आउट कोई और था नहीं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा गवर्नमेंट के डिसीजन को थोड़ा सा, अगरचे मेरे इस सजेशन को नहीं माना गया, कोई और से माना गया, फिर भी मैं गवर्नमेंट के इस डिसीजन को सपोर्ट करूंगा इस तरह से कि अगर एग्जाम हुआ होता, आज क्रिटिसिज्म ये आ रहा है एग्जाम होता तो क्या होता भाई, क्या कहता है कि पार्टी मीटिंग हो रही है, मॉल खुले हुए हैं, मार्केटिंग हो रही है, सब हो रहा है, एग्जाम होता तो क्या होता। एग्जाम इज रिलेटेड टू द यंग जनरेशन, टू द फ्यूचर जनरेशन। और जो पार्टी मीटिंग करते हैं वो ओल्ड जनरेशन है, वो अपनी बात खुद सोच सकते हैं, उसको संभालना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बट बच्चों को संभालना हमारी जिम्मेदारी है। जो घर हमारे से मेरी मुराद सोसाइटी के सारे लोगों की, तो हमको तो डिसीजन लेना पड़ेगा जो उसके फेवर में हो। तो ये डिसीजन बच्चों के फेवर में लिया गया, स्टूडेंट्स के फेवर में लिया गया। अगर एक बच्चा कुछ हो गया होता जो आज ये क्रिटिसिज्म दे रहे हैं कि एग्जाम नहीं लेकर गलत किया, वही कल को वो क्रिटिसिज्म देते हैं कि एग्जाम लेकर गलत कर दिया। तो सरकार कहीं ना कहीं फंसा हुआ रहता है। तो जो डिसीजन आया है, बीइंग ए टीचर, बीइंग द सिटीजन ऑफ द सोसाइटी, हमको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। जो भी हुआ है, किसी को थोड़ा कम मिला, किसी को थोड़ा ज्यादा मिला, कंसिडरेटिव देखा गया, बट कुल मिलाकर जो है ये डिफरेंस जबर भाई हार्डली 10% का होगा। 10% का होगा। किसी को अगर 95% मिला है तो 97 मिलता शायद अगर एग्जाम दिया होता, या 93 मिलता, लेकिन उसको सीधे 60% मिलता, ऐसा नहीं हो सकता है। 95 मिला है तो 100% मिलता, ऐसा भी नहीं होता। 10% का प्लस माइनस हो सकता है, और ये हुआ है तो ये किसी एक के साथ नहीं, टोटल स्टूडेंट के साथ हुआ है। तो देखिए, कोई अगर गलत होता है या सही होता है, जो भी होता है, अगर हमारे साथ अकेला हो तो वो तो गलत है, लेकिन जब सबके साथ हो तो उसको सबको एज ए होल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बिकॉज द गवर्नमेंट इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम द सिचुएशन, इज फेसिंग द सिचुएशन। तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करना हमारा एज ए सिटीजन हमारी भी जिम्मेदारी है। अब एक बीच में एक रुकावट देंगे इजहार भाई। बहुत सारे आदमी ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के जो माध्यमिक एचएस का जो क्राइटेरिया स्ट्रैटेजी है उसका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, लेकिन हम लोग फील्ड में रहते हैं, देखे हैं, आप जो कहें सीबीएसई और आईसीएसई, यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, सेम नहवत है। हाँ, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो है सीबीएसई या फिर कहिए इंडियन काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इन लोगों के जगह में भी वही सेम प्रॉब्लम जो कि आप कहें कि 10 से 12% था, तो उनके लिए भी है। इसलिए इसको तो जब स्टेट गवर्नमेंट करता है तो इसका क्रिटिसिज्म करो और सेंट्रल गवर्नमेंट करते हो तो इसका करो। नहीं, ये नहीं, देखिए, ये तो हमको एज ए होल देखना पड़ेगा। देखिए,
हम कौन सी पार्टी करते हैं, मेरा कौन सा एफिलिएशन है, कौन सी टीम में है, कौन से ग्रुप में है, ये तो हमारी लाइफ है। बट जो ही हमारे सामने आज इंटरनेशनल यूथ डे है, तो ये बात हमको कह देना चाहिए कि जब यंग जनरेशन का मामला आता है तो वो आपका बेटा या मेरा बेटा नहीं है, ही इज या शी इज द चाइल्ड ऑफ द नेशन। तो वहां पर हमको कोई ना सेंट्रल गवर्नमेंट और नाइदर द स्टेट गवर्नमेंट, हमको यंग जनरेशन देखना चाहिए। उसको बचाने के लिए थोड़ा सा लॉस किया गया अगर, तो उसको हमको कबूल करना चाहिए। पार्थ चैटर्जी एक्स एजुकेशन मिनिस्टर, उसने एक बात कही थी, लाइफ फर्स्ट देन द एजुकेशन। डेफिनेटली अगर लाइफ ही नहीं रहेगा तो एजुकेशन लिए क्या करेंगे? तो इस बात को भी हमको कबूल करना पड़ेगा। देखिए सर, आज क्रिटिसिज्म हम दे देंगे, लेकिन कल जब हमारे बच्चे का मामला आएगा ना, अगर वो इफेक्टेड हो गया तो हम तो जी के सीधे स्कूल में गाली देंगे, गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज करेंगे। तो ये देखिए, जब अपने पे पड़ती है तो फिर जिस तरह अपने पे पढ़ने पर मेरा रिएक्शन होगा, तो एज अ होल सोसाइटी के सारे बच्चों को हमको अपना बच्चा समझना चाहिए, तो ही हमारा सोसाइटी आगे बढ़ेगा, हम क्रिटिसिज्म से थोड़ा दूर रह पाएंगे। चलिए, माध्यमिक तक तो आप अपना एक्सप्लेनेशन दे ही दिए, और हमारे जो दर्शक श्रोता है वो भी सुन ले होंगे, और उन लोगों में थोड़ा जो अंदेशा था या पे कोई भी अगर समस्या था, एक मिसकंसेप्शन था, तो वो क्लियर हो गया। चले आते हैं हायर सेकेंडरी, जो एक की जिंदगी का एक अहम हिस्सा होता है, एक अहम इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, जहाँ से डायरेक्शन तैयार होता है जिंदगी का कि हम किस पहलू पे, किस राह पे चले। बहुत सारे ऐसे भी कंप्लेंट्स आए होंगे या क्रिटिसिज्म आए होंगे कि मेरा बच्चा हायर सेकेंडरी में आज खराब रिजल्ट करने की वजह से उसको कोई सही दिशा नहीं मिल रहा है, वो कॉलेज में भर्ती नहीं हो पा रहे हैं। इस पे थोड़ा अगर स्ट्रेटेजी आप बता दें, गवर्नमेंट का क्या स्ट्रेटेजी था इस बार रिजल्ट का? बिल्कुल माध्यमिक के तरह ही उसने गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट माध्यमिक या 10th के तरह ही हायर सेकेंडरी का भी डिसीजन लिया गया था कि विदाउट एग्जाम हम रिजल्ट देंगे, बट क्राइटेरिया वाज अभी डिफरेंट था, थोड़ा सा डिफरेंट था उसमें। इसमें 9th क्लास का मार्क्स और फॉर्मेटिव का मार्क्स को मिलाकर रिजल्ट दिया गया, और यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल था, ये समझना थोड़ा और मुश्किल होगा। मैं ऑडियंस से ये कहूँगा कि थोड़ा इस बात को गौर से सुने, यहाँ थोड़ा सा टफ है। यहाँ पर ऐसा था, मैं आर्ट्स को ही लेता हूँ एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पे आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस का मामला है, तो कॉमर्स इसलिए आर्ट्स को लेता हूँ कि आर्ट्स का जो रिटन एग्जाम होता है तो वो होता है 80 मार्क्स का, और साइंस का जो होता है वो 70 मार्क्स। थोड़ा सा जो प्रैक्टिकल बेस सब्जेक्ट है उसका 70 मार्क्स का है, और तो किसी एक को हम लेते हैं तो हम आर्ट्स को ही लेते हैं, क्योंकि आर्ट्स हमारे ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे क्राइटेरिया इस तरह का था कि 11th का मार्क्स और 12th का मार्क्स और माध्यमिक का मार्क्स, 3 मार्क्स को मिलाकर रिजल्ट किया गया। अब मार्क्स किस तरह से लिया गया? 40% फ्रॉम माध्यमिक, 60% फ्रॉम 11th मार्क्स, और टोटल ऑफ प्रोजेक्ट मार्क्स 12 का। तो ऐसा होता है जवाहर भाई कि 12 का जो प्रोजेक्ट मार्क्स है वो हम लोग ऑलमोस्ट दिसंबर में हमारा टेस्ट एग्जाम होता है, और उससे पहले हम लोग बच्चों उससे पहले ही मैंने काफ़ी पहले, क्योंकि हमको फिर चेक करना होता है, उसको तैयार करके फिर मार्क्स फाइल डालना पड़ता है, हम उसको पहले ही हमारा एम्पल टाइम हमारे पास रहता है। हम करीब सितंबर अक्टूबर में इसको हम ऑलरेडी हम अपना टॉपिक देते हैं, क्लास में उसको हम तरीका बताते हैं, समझाते हैं, फिर वो हमको दिखाता है, फिर उसमें कुछ करेक्शन करना होता है, फिर उसको हम करेक्शन करके वापस करते हैं, और वापस करने के फिर वो फाइनल सबमिशन देता है। उसमें कुछ लोग बहुत अच्छा करते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा नहीं भी कर पाते। तो ये एक प्रोजेक्ट मार्क्स है, और ये 20 का मार्क्स होता है फुल मार्क्स। इसमें क्राइटेरिया ये है कि 6 पाना ही पड़ेगा, अच्छा, कम से कम मिनिमम 6 पाना पड़ेगा, ये उसका क्राइटेरिया है, और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, वो 20 भी पा सकता है, बट बच्चे पाते भी हैं। हाँ, नहीं, एक क्राइटेरिया भी है, ये काउंसिल की तरफ से गाइडलाइन भी है कि 6 से कम अगर कोई प्रोजेक्ट में पाए तो फेल हो जाएगा। हाँ, ये बात मैं थोड़ा सा मेंशन करूंगा, बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, हमारे स्कूल में ऐसा वाकया हुआ था ये मार्क्स को लेकर। तो ये आउट ऑफ 26 कंपलसरी अगर कोई 5 पा जाता है, और अगर एग्रीगेट में 40 भी पा जाए तो वो फेल होगा। हाँ, 6 पाना पड़ेगा उसको, मिनिमम 6 पाना पड़ेगा। तो ये 6 मार्क्स पाना होता है, मैक्सिमम का लिमिट नहीं होता। आमतौर से स्कूल क्या करता है, 15 से 20 के अराउंड मार्किंग करता है, चूंकि बच्चे काफ़ी टाइम दे के करते हैं, काफ़ी टाइम देते हैं, उसको कभी फील्ड में ले जाया जाता है, कभी कुछ क्लास में काम किया जाता है, तो कुल मिलाकर उसको जो फिर वो करेक्शन भी होता है, उस पर वर्क भी होता है, तो ऑलमोस्ट 15 से 15 to 20 के अराउंड मार्किंग होता है। एक बहुत ही एवरेज बच्चा है उसको भी करीब मिनिमम 15 to 16 मिल जाता है, जो बहुत अच्छा बच्चा होता है 19-20 भी मिल जाता है, वो मार्क्स अच्छा होता है करीब इन कंपेरिजन टू रिटन एग्जाम्स। ये हो गया 20 मार्क्स वहां पे। और कौन मार्क्स माध्यमिक का जो मार्क्स मिला था उसको 2019 में, वो माध्यमिक पास किया होगा, तभी तो इस बार वो 2021 में 12 दिया, तो 19 में वो जो माध्यमिक मार्क्स पाया था उस वो मार्क्स ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास था, तो उसका जो 40% मार्क्स लिया गया। अब यहाँ एक टफ मामला है, कैसे इस जगह पे आएंगे हम, कैसे 40% लिया गया। वहां पे ऐसा है कि टॉप हाईएस्ट जो है, हाईएस्ट माध्यमिक में हमारा 7 सब्जेक्ट होता है, उसमें से टॉप 5
जो हाईएस्ट सॉरी टॉप top 4 हाईएस्ट 4 सब्जेक्ट है उसमें उस 4 सब्जेक्ट का मार्क को जोड़कर डिवाइडेड बाय 400 अच्छा। ये करना पड़ेगा। और उसके साथ 40% ऑफ क्या कहते हैं 80 मार्क्स, 40% ऑफ 80 मार्क्स। अच्छा। तो अगर 40% 80 मार्क्स लेंगे तो कितना 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और उसको जो मार्क्स मिला है उसका टोटल करेंगे। सपोज किसी बच्चे को 180 मिला, 400 में 180 मिला, तो 180 बाई 400 इंटू 32, ये उसका कैलकुलेशन है माध्यमिक का, कि जो उसको मार्क्स मिला है टोटल 80 मार्क्स 80 को अगर हम 40% लेंगे तो 80 का 40% 32 होता है ना। और हाईएस्ट जो टॉप उसको 4 सब्जेक्ट मार्क्स मिला है, सपोज अगर 4 सब्जेक्ट मिलाकर उसको 180 मिला, किसी में उसको मिला 60, किसी में मिला 40, किसी में मिला 55, 4 को जोड़ेंगे 180 मिला, तो 180 बाई 400 इंटू 32 ये कैलकुलेशन करेंगे, जो निकल कर आएगा वो रखेंगे। उसके बाद हायर सेकेंडरी का जो सब्जेक्ट है उसका 60%। अच्छा 60%। तो 60% का मतलब होता है कि फिर से 8 6 48, तो 48 वहां से लेना पड़ेगा, ठीक है। और क्या कहता है कि सब्जेक्ट जितना मिला है उसको मार्क्स, मान लो सपोज 80 में उसको 32 मिला है, 32 बाई 80 इंटू 48। अच्छा। इसका भी कैलकुलेशन करेंगे। तो वहां पे 32 इंटू 180 बाई 100 प्लस 32 मार्क्स मिला उसको आउट ऑफ 80, तो 32 बाई 80 इंटू 48। अच्छा। प्लस जो उसको प्रोजेक्ट में मिला है वो मार्क्स। अच्छा, इसको जब टोटल करेंगे तो एक सब्जेक्ट का मार्क्स उसका निकल कर आएगा। ये उसका हायर से निकाल के होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं मेंशन करता चलूँ कि हम लोगों ने जो देखा है कि शायद बहुत जल्दबाजी के चक्कर में, या फिर ये है कि बहुत काम का नियर अबाउट 7 लाख, मोर देन 7 लाख स्टूडेंट्स से इसका रिजल्ट करना था इसको इतने टाइम में, तो कुछ जगहों पे कुछ स्टूडेंट का कैलकुलेशन मैच नहीं कर रहा है। हाँ। तो हो सकता है 2 बातें हो सकती है, उसके पास हो सकता है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं गया, मार्क्स ठीक ठाक नहीं गया, वरना कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस हुआ है। तो वो सब फिर करेक्शन भी मामला चल रहा है। इंप्रूवमेंट के लिए उन लोगों ने एक एवोल्यूशन के लिए फिर से उन्होंने एक ऑप्शन दिया है, जो चाहे जमा कर सकता है उसको कैलकुलेशन लाया। लेकिन ये प्रॉब्लम आया था, टेक्निकल एरर कुछ हो सकता है, आया था। इसके लिए हमारे सब डिवीजन में कम से कम अच्छा खासा हंगामा हुआ था। मिसाल के तौर पर चोपड़ा गर्ल्स हाई स्कूल, जी। हाँ, यहाँ पे काफी हंगामा हुआ था। इस्लामपुर गर्ल्स हाई स्कूल मजलिसपुर में हुआ। तो ये सब हुआ था। बच्चे थोड़ा सा खूब तो थे कि भाई सबका, उन लोगों का डिमांड एक था इस तरह का कि भाई हम तो घर ही में एग्जाम दिए थे, मार्क्स तो आप ही को दें, आपने कम क्यों दिया। लेकिन मजबूरी ये थी कि हम लोग मार्क्स पहले भेज देते हैं। अच्छा। जब 11वीं क्लास पास किया वो उसी वक्त एक फोलियो एक ये जाता है, एक फाइल जाता है, उसमें मार्क्स दे करके भेज देना पड़ता है। हमको उसको चेंज करने का हमारे पास ऑप्शन नहीं। तो बच्चों को हम क्या देखते हैं उस वक्त, जो अच्छा किसी को मालूम थोड़ा था कि ये पेंडेमिक होने वाला है, रिजल्ट इस तरह होने वाला है, किसी को थोड़ा पता था। ये एक बहुत बड़ी बात है, किसी को मालूम नहीं था, किसी को नहीं मालूम था। तो वो मार्क्स उसका मांगा, माध्यमिक का रिजल्ट उसके बाद ऑलरेडी था, और 11th का मार्क्स हमने तब भेजा जब ये कुछ पता ही नहीं था। हमने इसको 2020 में भेजा। तो अल्टीमेट है कि हमको तो किसी को नहीं मालूम था कि रिजल्ट कैसा होने वाला है। तो अल्टीमेट बच्चे खफा हैं कि भाई हमारे टीचर हमको ही कम नंबर दिए। बट कोई टीचर किसी बच्चे से दुश्मनी नहीं करता, हर बच्चे से प्यार करता है। बट उनके हाथ में जहां तक पावर है उतना ही का इस्तेमाल करे, उससे बाहर तो वो जा नहीं सकता। एक बात। दूसरी बात, आपने जो लिखा होगा उसके मुताबिक तो मार्क्स मिलेगा, और बच्चे अच्छा लिखते हैं तो अच्छा मार्क्स भी मिला है। हमारे यहाँ भी अच्छा खासा, जैसे कि हमारे यहाँ 93-94% तक का रिजल्ट हुआ है। तो ये लोकल में हर साल होता है हमारे यहाँ। तो जो लिखते हैं उसको नंबर मिलता है। और ये टफ था कि ये थोड़ा समझ लेने की बात है कि माध्यमिक का टोटल ऑफ हाईएस्ट 4 सब्जेक्ट मार्क्स बाई 400 इंटू 32, एक सब्जेक्ट का मार्क्स निकल कर कैलकुलेट करने से, प्लस 11th क्लास का 30 अगर जितना मार्क्स मिला है बाई 80 इंटू 48, और प्लस प्रोजेक्ट का जितना मार्क्स मिला है, ये तीनों को जोड़ेंगे, जो मार्क्स निकल कर आएगा वो उस बच्चे का मार्क्स है। 32 प्लस 48 करें तो वहाँ 80 आता है, 80 आता है, और इधर 20 मार्क्स यानी टोटल 100 के ऊपर, 100 के ऊपर, हाँ 100 पॉइंट्स के ऊपर में हुआ है। यही बात एक ऐसा था कि जो बहुत सारे को नहीं, बहुत लोग थोड़ा टफ था, हाँ, समझ नहीं पाए। हायर सेकेंडरी पार्ट वाला जो है वो था, हाँ टफ था। माध्यमिक थोड़ा इजी था। आज रिजल्ट होने के बाद ही बहुत सारे एस्पिरेंट्स, हाँ नहीं, कुछ लोग कंफ्यूजन में हैं, वो क्लियर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। और साथ ही साथ हमारे जो दर्शक श्रोता है उनको बता दें, इजहार भाई एज ए काउंसिलर भी एक बहुत नामी गिरामी नाम है। तो हमारे जो यूथ जनरेशन है, खास करके माध्यमिक या हायर सेकेंडरी, चलिए माध्यमिक को छोड़ ही देते हैं, वो लोग तो 11-12 में जाएंगे ही। खास करके जो 12th पास किए हैं, ये किस तरह से अपने आप को कोई एक दिशा में अपना जीवन को ले जा सकते हैं, इस बारे में उनसे बात करके ही आज का शो को ख़त्म करेंगे। क्या कहेंगे
इजहार भाई, खास करके मानिए अच्छे मार्क्स हो या बुरे मार्क्स हो जो भी हो, लेकिन उनको तो आगे चलना है, अगर वो एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहता है तो हाँ कॉलेज में दाखिला लेना है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, जब एज ए टीचर मैं जब से टीचिंग में आया तो पहले जूनियर था, बट जब आगे देखा तो लाइफ को समझा, तो मैं ये समझता हूँ कि कोई बच्चा बहुत अच्छा, कोई बच्चा बहुत बुरा नहीं होता है। आपके क्लास का देखा गया कि जिसका जो 50 रैंक में था, कल को वो एक बड़ा ऑफिसर हो गया, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेकेंड और थर्ड रैंक में था, वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि बाएं दाएं हो गया, ये सिचुएशन होता है जी। और उसका हार्डवर्क होता है। देखिए, मैंने शुरू ही में अपनी बात किया था कि एक ही मंत्रा है कि 3 चीज अगर है तो वो सिर्फ हार्डवर्क है और हार्डवर्क है और हार्डवर्क, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब एक साथ इसके साथ एक चीज और जोड़ना पड़ेगा हमको, हार्डवर्क के साथ सही डिसीजन। हम लाइफ में क्या करना चाहते हैं, हमारा इंटरेस्ट इंग्लिश की तरफ है और हम अगर संस्कृत ले लेंगे तो हम बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। हम बच्चों के लिए एक बात ये कहेंगे कि कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा नहीं होता, कोई सब्जेक्ट खराब नहीं होता, सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे होते हैं, बट यू हैव टू बी द हीरो ऑफ दैट सब्जेक्ट। आपको वहां पर अपने सब्जेक्ट में बेस्ट होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने हिंदी में या बांग्ला में या हिस्ट्री में आपने ऑनर्स किया, आपका स्कोर है 75%। आपने फिजिक्स में ऑनर्स किया, आपका स्कोर है 43%। तो वो फिजिक्स के स्टूडेंट से वो हिस्ट्री या हिंदी या बंगाली या एक आम सब्जेक्ट जो है जिसको मतलब आर्ट्स से ताल्लुक रखता हो, वो बहुत बेटर होगा, क्योंकि वो स्टैंड कर सकता है। क्योंकि देखिए, अभी वक्त हम लोग जब पढ़ते थे उसमें ये था आपको कितना नंबर मिल रहा है उसके ऊपर बेस करके आपका नौकरी वगैरह का मामला। अभी आपको यू हैव टू फेस द कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। डेफिनेटली आप एग्जाम एकेडमी कंप्लीट करते हैं, फिर आपका इम्तिहान अब शुरू होता है कि आप क्या पढ़ के रिजल्ट लाए, बट क्या सीख कर आए, अब सवाल शुरू होता है। तो हम बच्चों से ये कहेंगे कि आप पढ़ो जरूर, बट साथ साथ सीखो। क्या आप पढ़ रहे हो उसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, और ये डिसीजन आपको 12th में ही ले लेना है कि हमें बनना क्या है, हमारे अंदर कौन सा पोटेंशियल है। जब अब एक बात मैं कह दूं कि हर बच्चे में कुछ पोटेंशियल होता है, हर बच्चे में, एवरी चाइल्ड इज यूनिक। यस, यूनिक, और उसके पास कुछ पोटेंशियल होता है, जो पोटेंशियल ढूंढ के निकालने की जिम्मेदारी या तो टीचर के पास है, या गार्जियन के पास है, या सोसाइटी में किसी पढ़े लिखे आदमी के पास है। वो उसको थोड़ा सा गाइड करे। मान लाइक कोई बच्चा बहुत अच्छा खेलता है तो वहां पर उसको गाइड करे, कोई बच्चा बहुत अच्छा आर्ट करता है तो वहां पर उसको आगे बढ़ना चाहिए, और उस पर उसको वो ये बना करियर बनाए, आगे बढ़ेगा। किसी भी फील्ड में अगर आप बेस्ट करते हैं तो वो आपका बेस्ट करियर हो सकता है, आप अच्छा करें। और दूसरी बात यह है कि आज का जो डेट है, जो टाइम है, ये लेकिन टेक्नोलॉजी का टाइम है। थोड़ा सा बच्चों को जो बहुत अच्छे बच्चे हैं वो अपना डिसीजन ले, भाई यूपीएससी अच्छी जगहों में आए, क्योंकि हमको तो अच्छे ऑफिसर भी चाहिए, अच्छे इंजीनियर भी चाहिए, अच्छे डॉक्टर्स भी चाहिए, तभी हमारा कंट्री बहुत आगे बढ़ेगा, बट साथ साथ हमको एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए। तो बच्चों को चाहिए कि जो एवरेज हैं, जो बिलो एवरेज हैं, वो टेक्निकल कोर्सेज में जाएं। इस सवाल पे मैं एक सवाल पूछूंगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि एचएस के बाद वो नॉर्मल स्टडी जो जनरल स्टडीज होता है उसको पढ़े, कॉलेज में पढ़े, लेकिन हम लोग एज ए टीचर एक तो सजेशन इजहार भाई भी दिए हैं, हम भी कहेंगे कि जो 11-12 में कर चुके हैं, चाहे मेडिकल स्टूडेंट हो, तो आप टेक्निकली जो बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं उसको आप अपना सकते हैं। क्या कहेंगे इसके? एग्जैक्टली ये है कि देखिए, कमजोर कोई नहीं होता, जो 12 पास कर चुका तो उसके अंदर कुछ पार्ट्स तो है जी। अब ये है कि अपने पार्ट्स को यूज करे, मेहनत हार्ड लेबर करके, और वो डिसीजन सही ले और हार्ड लेबर मेहनत करे। वो कोई भी कोर्स को चूज करे, वहां पर वो अच्छा कर सकता है अगर वो हार्ड लेबर करता है, अगर वो मेहनत करता है। तो मैं कहूँगा वो सोच समझ कर उसको क्या अच्छा लगता है। आजकल के अभी प्रेजेंट टाइम में एक ये चल रहा है कि भाई जीएनएम, ये जो आपका नर्स का कोर्स है, लड़कियां इसमें जा रही है हमारे इलाके से। आज से 10 साल पहले हम जानते भी नहीं ये कोर्स होता है। हमारी इस इलाके की लड़कियां आमतौर से नहीं जाती थी। इवन इस साल मैंने अपने स्टूडेंट को देखा कि हमारे बॉयज डिफरेंट जगहों में एडमिशन लिया है 12 पास कर जीएनएम कोर्स में। तो ये अच्छा, एक नया कोर्स सामने आया है। मेडिकल में ये होता है कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट एक कोर्स होता है, हमारे इस इलाके के लोग बहुत कम जानते हैं। ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट कोर्स करे, अच्छी जगहों में जॉब है, प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है। उसके अलावा कुछ चीजें ऐसी, जैसे कि आपका ये जो आपका जर्नलिज्म का फील्ड है, आज से 10 साल पहले कोई जर्नलिज्म जानता भी नहीं था, और आपके अंडर में आज कम से कम 10 लोग काम कर रहे हैं। ये तो इंप्लॉयमेंट है। तो डिफरेंट फील्ड को हमको चूज करना पड़ेगा। हमको अपना पार्ट्स को देख करके, हम मेरे अंदर क्या है, हम बहुत अच्छा बोल सकते हैं, जर्नलिज्म में आ जाए, हम बहुत अच्छा लिख सकते हैं, जर्नलिज्म में आ जाए, हम बहुत अच्छा कुछ बना सकते हैं, हम टेक्नोलॉजी में आ जाए। तो टेक्नोलॉजी यानी कि वोकेशनल की तरफ भी थोड़ा जाना पड़ेगा। अगर किसी का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है कि भाई हमको एडमिनिस्ट्रेशन में आना है, तो एक हार्ड फील्ड, टफ फील्ड है, इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए। तो पहले अपने आप को देख लेके क्या हम कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो मेहनत स्टडीज कंप्लीट करो, उसके बाद कंपटीशन के लिए करके तैयारी करो। अब लेकिन पहले अपने आप को देख लो क्या मेरे अंदर वो बात है कि नहीं।
एक अच्छा ऑफिसर हम क्वालिफाई करके आ गए बट ऑफिसर अच्छा प्रूफ नहीं हो पाए तो ये भी फेलियर है। तो हम क्या एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा माइंड उस तरह का है, अगर है तो आप मेहनत करो, ऐसे कोर्स में जाओ। जनरल उसके लिए तो ये है, हर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम क्राइटेरिया ग्रेजुएशन है। अब ग्रेजुएशन अगर आपने सेकंड डिवीजन में किया वो भी ठीक है, अगर टॉप किए हैं वो भी ठीक है, लेकिन वो एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा, वो टेक्निकल। हाँ, इसके लिए मैं एक सजेशन सबको देता हूँ, हाँ सारे बच्चों को, कि अपना जो आपने कोर्स पढ़ा है अब तक क्लास 7 से लेकर अब तक, उस कोर्स को एक बार रिवाइज करें जनरल कंपटीशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और साथ में आंख दोनों खुली रखें कि हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहा है। एग्जैक्टली ये है कि जो मीडिया वाले कर रहे हैं उसके तरह आपको भी होना पड़ेगा, एकदम आंख खुली रहनी पड़ेगी कि मेरे सराउंडिंग में इकोनॉमिकली क्या हो रहा है, साइंटिफिकली क्या हो रहा है, फिनेंशियली क्या हो रहा है, पॉलिटिकली क्या हो रहा है, सोशली क्या हो रहा है, एवरीथिंग आपके माइंड में होना चाहिए। अगर आप ये दोनों चीज को मैच कर सकते हैं तो आप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हैं, आप क्वालिफाई कर सकते हैं थोड़ी मेहनत के साथ। उस फील्ड को भी चुने बच्चे। डॉक्टर्स तो हो ही, मैं इसके लिए दुआ करता हूँ, इंजीनियर्स तो हो ही, हमारे इस एरिया में कम से कम और भी बहुत सारे डॉक्टर की जरूरत है। इस्लामपुर में एक अच्छे एमडी की जरूरत है। अच्छा, हम अब तक बात कर रहे थे एक अच्छा काउंसलर और एक टीचर जो कि पाशुरिया हाई स्कूल के टीचर हैं, और एज ए होल हम कह सकते हैं तो एक अच्छा समाज सेवी हैं इजहार भाई। अब तक हमारे स्टूडियो में आपका ये बहुत महत्वपूर्ण टाइम आप दिए। वैसे मैं मेरे ध्यान से निकला, आप पूछते अगर तो मैं गार्जियन के लिए मैसेज दूंगा एक मसला आया है सबके सामने कि मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊं, देहात का इलाका है, पैसे नहीं मेरे पास। मैं ये जानता हूं, मैंने अपने लाइफ में काफ़ी दोस्तों को देखा है कि फिनांस कभी किसी को नहीं रोकता अगर वो करना चाहता है तो। एक 12 पास बच्चा अगर चाहे तो अपने आप को मैनेज करके अपना एजुकेशन ले सकता है, ये तो एक सेल्फ मैनेज हुआ। लेकिन अभी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने 10 लाख तक का लोन का ऑप्शन दिया है, आप लोन लीजिए, लोन लेकर क्वालिफाई कीजिए एग्जाम, नौकरी कीजिए, वापस कर दीजिए गवर्नमेंट को। बेशक। आज ये बात मत कहिए कि फिनांस हमको रोक देगा, कोई बच्चा अपने रास्ते को मत रोक। गवर्नमेंट की तरफ से एक अहम कदम, एक बहुत बड़ा कदम है, इसको तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा कदम है। हमने ऐसे बच्चों को देखा है कि फिनांस के लिए इंजीनियरिंग कोर्सेज में नहीं जा पाया, मेडिकल में नहीं जा पाया, अच्छा था वो नहीं जा पाया, बट आज वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इसमें अगर किसी का क्रेडिट कार्ड बन जाता है तो इस क्रेडिट कार्ड के जरिए वो जो कोर्स चाहे, 10 लाख से ज्यादा बड़ा कोर्स कोई है नहीं सर हमारे हिंदुस्तान में, ये बहुत बड़ा कोर्स है। तो इस कोई भी कोर्स वो कर सकता है, गरीब से गरीब आदमी भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाए। अगर कोई इस चीज से कंफ्यूज है तो अगर मुझे जानता हो तो मुझसे बात करें, मैं इस बारे में हेल्प करने के लिए, सजेशन देने के लिए तैयार हूँ। हाँ, इस बारे में मैं भी आपको बता दूं कि आज ही ये जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है इसके बारे में हम लोगों ने भी थोड़ा स्टडी की, क्योंकि हम लोग को जर्नलिज्म में कभी कभी इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है। तो जो इसका एक मोराटोरियम पीरियड होता है, मोराटोरियम मतलब आप जिस दिन लोन लिए आपका स्टूडेंट, बहुत सारे आदमी कह सकते हैं कि मेरा स्टूडेंट भर्ती हो गया, मैं लोन लिया और उसके बाद हमको लोन चुकाना शुरू करना होगा, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने स्टडी किया है, क्योंकि 16 तारीख से द्वारे सरकार हो रहा है तो वहां से क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। तो उसमें एक मोराटोरियम पीरियड जो है, मतलब जब आपका बच्चा पढ़ाई में है, मानिए 5 साल का कोर्स है या 5.5 साल का कोर्स है, मानिए एमबीबीएस मानिए तो 5 साल का कोर्स है और 5-6 महीना होता है या 1 साल होता है इंटर्नशिप। इस टाइम में आपको सिर्फ 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट में वो जो पैसा मिलेगा और इस वक्त इस टाइम में आपको सिर्फ जो आपका इंटरेस्ट है वही पे करना पड़ेगा, कम इंटरेस्ट किसी में नहीं है। और आप 10 लाख तक का मुआवजा कर सकते हैं और मैक्सिमम इतना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इजहार भाई। हाँ, आप अगर वो भी लोन जो पे करना है 15 साल में करना है, 15 साल। जो पैसे आप लेते हैं वो जब से आप शुरू कर रहे हैं पेमेंट करना, लाइक आफ्टर 5 इयर्स आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, आपका कोई जॉब ज्वाइन कर चुके, जब से आप पेमेंट देना शुरू किए 15 इयर्स में पे करना है। तो आसान है, बहुत आसान है, कोई भी बच्चा इसको कर सकता है, इसमें जाए। और इस बारे में कोई अगर मशवरा चाहे तो आपको भी काफी आइडिया है, मैं भी कोशिश करूंगा जितना हद तक सेटिस्फाई कर सकूं। हमारे साथ स्टूडियो में थे इजहार अनवर, जो कि आपको आज का मॉडर्न सिनेरियो, खास करके आज इंटरनेशनल यूथ जो है, इस दिन में स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स, उनके पढ़ाई और आगे चल के उनका ज़िंदगी किस तरह से बसर करना है, आगे चलना है, इसके बारे में हमें समय दिए। इनके लिए हम और एक बार शुक्रगुजार हैं इजहार भाई का। और साथ ही साथ न्यूज़ टुडे इंडिया की तरफ से क्या कहेंगे आप? न्यूज़ टुडे इंडिया की तरफ से दर्शकों को क्या कहेंगे, एक बार अगर छोटे लफ्जों में बता दें। देखिए, न्यूज़ टुडे इंडिया मेरे ख्याल से पिछले 1 साल से काम कर रहा है और मैं काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा वॉच करता हूँ। तो मैंने देखा कि इस जगह इस्लामपुर जो सराउंडिंग है, इस जगह आप लोगों ने जो एक नया दिशा दिखाया है, सिर्फ हम आम आदमी को या ऑडियंस को नहीं, बल्कि इस मैदान में जो काम कर रहा है उसको भी आपने दिशा दिखाया है। तो न्यूज़ टुडे इंडिया को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इतना बड़ा कदम लिया और बहुत इनोवेटिव कि आज सोशल मीडिया में हर जगह आपका छाप देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट को या पूरे बंगाल को या पूरे मुल्क को आप हमको अपने घर पे लाके दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो टॉपिक आप कवर कर रहे हैं जिस टॉपिक को आज तक कोई कवर नहीं कर रहे थे। ऐसा होता था कि नेशनल टीवी में हमारा कोई मामला आता था, बट वो जो हमारा बिल्कुल जमीनी
मामला था, वो नहीं आता था, बट वो उसको उठा के ला रहे हैं आप। जैसे आज जो बातें की हमने, ये बातें हो सकता है कि नेशनली इम्प्लीमेंटेड हो, लेकिन ये बातें, हमारी जो बातें थी वो स्पेशली उत्तर दिनाजपुर बल्कि इस्लामपुर सब डिवीजन से रिलेटेड इस सिनेरियो को मैच करता है। तो आज चूंकि न्यूज़ टुडे इंडिया था तो ये बातें हम रख पाए, और लोग चूंकि यहाँ के देखेंगे तो वो इंटरेस्ट भी लेंगे, उम्मीद करते हैं। इसलिए इसके लिए आपको हम मुबारकबाद भी देते हैं और आपका इलाके के लोगों की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं कि ये फील्ड, ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। ठीक, न्यूज़ टुडे इंडिया की तरफ से आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वह हर दिन देखते रहिए न्यूज़ टुडे इंडिया, छोटी बड़ी खबर के लिए इस तरह का जो इनोवेटिव इंटरव्यूज़ है और साथ ही साथ कल्चरल प्रोग्राम्स है, और खास करके जो बात हमारे इजहार भाई कहें कि वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग आउट द सिनेरियो ऑफ द सॉइल बिकॉज वी आर द सन ऑफ द सॉइल। Thank you and have a nice day. This is Jabbar Ali signing off from News Today India. Good night.